पॉइंटर्स इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्रोग्राम के तहत आज हम लोग भारतीय संविधान पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक वन डे की परीक्षा की तैयारी करने वाले उन सभी छात्रों को जो संविधान से पूछे गए प्रश्नों को जवाब देने में असुविधा महसूस करते हैं, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए यह एक प्रयोग किया जा रहा है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान के उन पक्षों को छूने का प्रयास करेंगे जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तथा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद या इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपको संविधान संबंधित कोई भी समस्या न रहने पाए और आप सभी चीजों को अच्छी तरह समझने और अच्छी तरीके से उनको सॉल्व करें। जब भी कोई परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसकी अच्छी तरीके से व्याख्या करते हुए उसको सॉल्व करने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाए। इस बात को ध्यान में रख करके आज यह कार्यक्रम किया जा रहा है। भारत का संविधान यह आधुनिक लोकतंत्र या आधुनिक समाज की देन मानी जाती है। जब हम आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं तब संविधान सम्मत एक परिकल्पना का विकास अमेरिका और ब्रिटेन से देखने को मिलता है। अमेरिका में सबसे पहले एक संविधान, लिखित संविधान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटेन में उसके पहले भी संविधान की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन उसे अभी तक अन्य देशों के संविधानों की तरह लिपिबद्ध नहीं किया गया है। देश में जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने इस देश में शासन करने के लिए कुछ कानून बनाए थे और वह कानून भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए आवश्यक था और वो अपने हिसाब से समय समय पर 20 साल के अंतराल पे वो चार्टर्ड एक्ट तथा भारत परिषद अधिनियम बना करके भारत की शासन व्यवस्था को अपने हाथ में बनाए रखना चाहते थे और बनाए रखे और उन्होंने शासन किया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब अंग्रेजों को लगा कि अब भारत में मेरा रहना संभव नहीं है, तब उन्होंने भारतीयों से ये कहा कि तुम लोग अपना एक संविधान निर्माण करो। इसके लिए ब्रिटेन में जब लेबर पार्टी की सरकार आई तो उसने एक मंत्रिमंडलीय समूह को भारत भेजा। उस मंत्रिमंडलीय समूह का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में एक चुने हुए प्रतिनिधियों का निर्माण किया जाए और भारत के चुने हुए लोग ही भारत के संविधान का निर्माण करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है तो फिर ये विवाद उत्पन्न हो जाएगा कि इसमें दास्ता की बू आ रही है। तो ऐसे में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर भारत में चुनाव कराया गया, मतलब ब्रिटिश भारत में चुनाव कराया गया। यह चुनाव पूरे भारत में नहीं था, इसलिए कि 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज भारत छोड़ करके जाते हैं तब तक पूरा भारत अंग्रेजों के नियंत्रण में नहीं था। लगभग कुल भूभाग के, भारतीय उपमहाद्वीप के कुल भूभाग के 60% भाग पर अंग्रेजों का नियंत्रण था और शेष भाग देसी रियासतों के नियंत्रण में था, जिनकी संख्या 565 पढ़ने को मिलती है। इन देसी रियासतों का लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं था। उन रियासतों में राजतंत्र था और राजतंत्र में इस प्रकार की किसी प्रक्रिया का लागू किया जाना संभव नहीं था। लिहाजा यह चुनाव अंग्रेजों के नियंत्रण के भारत में संपन्न हुआ और जो चुने हुए प्रतिनिधि बने
उन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों को मिला करके एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। उनमें से कुछ लोगों को लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अस्थायी मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया, जो देश के आजादी के समय, देश के बंटवारे के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद देश की कानून व्यवस्था या व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। तो एक संविधान सभा का निर्माण हुआ और एक अस्थायी सरकार का निर्माण हुआ। दोनों में एक ही लोग थे और वह समय समय पर स्थान बदल करके अलग अलग नाम से जाने जाते थे और वह लोग अपने दायित्वों का निर्वहन करते थे। संविधान सभा 2 साल 11 महीने और 17 दिन में जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी एक संविधान के निर्माण का, उस निर्माण को उन्होंने पूरा किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हुआ। इसी नाते 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। मगर 26 जनवरी 1930 का दिन ऐतिहासिक दिन था। इस नाते 26 नवंबर 1949 को संविधान बन जाने के बाद उसके कुछ भाग को लागू कर दिया गया तथा शेष भाग को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिससे कि हमारी वह ऐतिहासिकता बनी रहे। क्योंकि जब संविधान का निर्माण हो रहा था, उस निर्माण के समय भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए लोगों का यह कहना था कि हमारी ऐतिहासिक विरासत को संविधान के निर्माण के समय उसमें सजोया जाए, उसमें रखा जाए, उसको अलग न किया जाए। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दे दी थी, उनको व्यर्थ न जाने दिया जाए। तो इस नाते 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह स्वीकार किया गया और 15 अगस्त 1947 को जो देश आजाद हुआ था, वह 26 जनवरी 1950 से आजादी के साथ एक गणतंत्रीय देश का स्वरूप धारण कर लेता है। तो अब 26 जनवरी 1950 के बाद हम एक स्वतंत्र गणतंत्रीय स्वरूप वाले देश के रूप में जाने जाते हैं। यह गणतंत्रीय स्वरूप यह भारत में अंग्रेजों के शासन काल के दौरान ही इसकी बीज पड़ गई थी और यह भारतीयों की यह इच्छा थी कि यह, क्योंकि हम लोगों ने राजतंत्र को बहुत लंबे समय तक देखा था और राजतंत्र की बुराइयों से अब आधुनिक काल में राजतंत्र का समय समाप्त हो रहा था। इस नाते अब गणतंत्रीय स्वरूप को स्वीकार करके एक नए युवा राष्ट्र के रूप में भारत का उदय होना अति आवश्यक था और भारत एक नए स्वतंत्र गणतंत्रीय राष्ट्र के रूप में जन्म लेता है। हम जब आगे चल के एक एक टॉपिक पर आपसे इस पर व्याख्या करेंगे, बताएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि संविधान सभा के कितने सदस्य थे और संविधान सभा ने कुल कितनी समितियों को, जो 22 समितियों का नाम मिलता है, उन समितियों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस किस समिति का कौन अध्यक्ष था और उस समिति को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो सारी चीजों पर हम उस पर डिस्कस करेंगे और संभावित प्रश्न पर आपसे चर्चा करेंगे कि इससे जुड़े हुए ये संभावित प्रश्न है और आगे इस पर सारे डिटेल आपको बताए जाएंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपसे एक छोटी सी चर्चा कर रहा हूँ कि इन्हीं विषयों पर हम संविधान की आगे जब पढ़ेंगे, व्याख्या करेंगे, आगे जब लेक्चर पढ़ेगा तो यही टॉपिक होंगे जिन पर अमूमन हमारा ध्यान केंद्रित होगा और इनसे ही वह प्रश्न पूछे जाते हैं जो प्रश्न आपको परीक्षा में उसका आंसर देना रहता है। तो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे संविधान सभा कि संविधान सभा क्या थी, संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान सभा के अंदर समितियां क्या थी, संविधान सभा ने लगभग 63 लाख
97,000 खर्च करके जो संविधान निर्माण किया, उन सारी चीजों का इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। फिर अगला टॉपिक होगा स्रोत, कि यह जो संविधान का निर्माण हुआ, इस संविधान के निर्माण का स्रोत क्या क्या था। क्या भारत के लोगों ने ही पूरी अपनी मेधा का परिचय देते हुए संविधान का निर्माण किया था? ऐसा नहीं। भारत के संविधान के निर्माण में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए 1935 का भारत परिषद अधिनियम तथा अन्य देशों में उन देशों में जिनमें संविधान बन करके लागू किए जा चुके थे और उनके प्रयोग का अच्छा प्रतिफल आया था, उन देशों के संविधान के कुछ चुने हुए पार्ट को भारतीय संविधान में समाहित किया गया था, जिससे कि कहीं से यह न लगे कि इसको जोड़ा गया है, तथा कि जोड़ने के बाद जो रूपरेखा बने वह रूपरेखा इतनी सुव्यवस्थित हो कि उसको लागू करते समय किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो हम ये चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में कि किन किन देशों से किन किन भाग को लिया गया है और उसका कहाँ समावेश किया गया है। अगला हम भाग पढ़ेंगे भाग। जब हम संविधान को पढ़ना शुरू करते हैं तो भारतीय जो संविधान है वह सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। उस बड़े संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। हम जब आपको संविधान पढ़ाना शुरू करेंगे, भागों को पढ़ाना शुरू करेंगे, तो आप अगर हमारे वीडियो को गौर से देखेंगे एक बार गौर से, तो हमको उम्मीद है कि रटने की और किसी प्रकार के अन्य परिश्रम की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो भागों का निर्धारण किया गया है वो इतने अच्छे तरीके से किया गया है कि अगर आप एक बार वीडियो को देख लेंगे और समझ लेंगे तो कभी आपको भूलेगा नहीं। क्योंकि जैसे पहला भाग है, पहले भाग में भूभाग की बात की गई है। ठीक, हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आप लोगों को। पहले भाग में भूभाग की बात की गई। आप जान रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 के पहले देश गुलाम था, और हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन में बार बार ये कहते थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, मतलब कि हमारे देश को गुलामी से मुक्त करो। किस चीज को? हमारा जो देश, हमारा जो भूभाग है यह गुलाम है, तो सबसे पहले उसको तुम छोड़ करके जाओ, आजाद करो। तो इसी नाते जब संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो सबसे पहला जो भाग बनाया गया कि पहले भाग में क्या डाला जाए, तो पहले भाग में निर्धारित हुआ, क्योंकि जिसके लिए हम लंबे समय तक डिमांड करते थे और हमारी इच्छा थी कि हमारा देश आजाद हो जाए, तो जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहले हम उस भाग को डालते हैं। दूसरे भाग में जो उस भूभाग पर रहने वाले लोग हैं, जो अभी तक गुलामी की जंजीरों में बंधे थे और लगातार संघर्ष कर रहे थे कि हमें आजादी चाहिए, तो दूसरे नंबर पर नागरिकता को डाला गया। कि पहले नंबर पर भूभाग डाला गया, जो मेरी पहली डिमांड थी अंग्रेजों के सामने, भैया आजाद करो और जाओ। गांधी जी ने कहा भारत छोड़ो, तो आप सबसे पहले भूभाग डाल दिया गया। दूसरे भाग में उस भूभाग पर रहने वाले लोगों को डाल दिया गया। दूसरे भाग में नागरिकता का विषय रखा गया कि भैया इस भूभाग पर जो आजाद हो गया, इस पर रहने वाले भारत के नागरिक कहे जाएंगे। तीसरे नंबर पर जब डाला गया तो ये कहा गया कि इनको मौलिक अधिकार चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक इनको मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक यह जानेंगे नहीं कि हम आजाद हो गए। तो इस आजादी के एहसास के लिए मौलिक अधिकार को भाग 3 में डाला गया कि उस भूभाग, जो आजाद भूभाग था, उस आजाद भूभाग पे रहने वाले नागरिकों को अब मौलिक अधिकार दिया गया। तो भाग 3 यहां तक आया। भाग 4 की जब हम बात करेंगे तो ये कहा गया कि अब आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, तो नीति निर्देशक तत्व डाल दिए गए कि ये निर्देशित करते हैं कि इन चीजों को आपको करना है। ठीक, तो यह राज्य के लिए अनिवार्य था कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को अपने राज्य में लागू करे।
क्योंकि हम संविधान में गणतंत्रीय व्यवस्था को स्वीकार कर रहे थे और गणतंत्रीय व्यवस्था में जो गण हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि गण के द्वारा चुनी गई सरकार ही काम करती है और सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समाज के जनता के हित के लिए ही कार्य करे। जैसा कि आपने देखा कि अभी जब पैंडेमिक का कार्य दौर शुरू हुआ तो सरकार न चाहते हुए भी लॉकडाउन लगा दी। लॉकडाउन में हमारी सुरक्षा को ध्यान में रख करके कि भारत की कोई जनता बीमार न पड़े, भारत की कोई जनता मरे न, इसके नाते अर्थव्यवस्था को गौण मान लिया गया और लोगों को उनके घर में ही बंद कर दिया गया। जबकि यह संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, लेकिन यहाँ पर उसकी सुरक्षा जरूरी थी और संविधान सरकार को यह अधिकार देता है कि किसी व्यक्ति के सुरक्षित रहने के लिए किए गए सारे प्रयास उसके अधिकार क्षेत्र में आते, जिसके नाते उसने पूरे भारत में राज्यों में जिलों में अपने अपने हिसाब से सुरक्षा के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह आपदा कानून को समय समय पर घटाया और बढ़ाया। तो ये सरकार का विशेषाधिकार था जिसको सरकार ने लागू किया। इसके बाद हम बात करेंगे भाग 5 की, क्योंकि संविधान में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, तो संघ को मजबूती से खड़ा करने के लिए संघ की पूरी व्याख्या हमको भाग 5 में पढ़ने को मिलती है। उसमें हमको ये पढ़ने को मिलता है कि जो संघ होगी उसकी 3 शक्तियां हैं, तीनों लगभग बराबर हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। यह ठीक है कि न्यायपालिका को थोड़ा सा कार्यपालिका और विधायिका से ज्यादा अधिकार दिया गया है, इसलिए कि अगर कभी कार्यपालिका या विधायिका कोई ऐसा कानून बना देती है और उसको लागू कराने का प्रयास करती है जो समाज के लिए, जनता के लिए, देश के लिए और संविधान के अनुकूल नहीं होगा, तो न्यायपालिका एक न्यायिक समीक्षा के द्वारा उसे समाप्त कर देगी। तो ऐसे में न्यायपालिका को इन तीनों को जब बराबर का अधिकार दिया गया है तो उसको थोड़ा सा न्यायिक समीक्षा का अधिकार ज्यादा दे करके इस अराजकता से, इस अव्यवस्था को उत्पन्न होने से बचाने के लिए यह कार्य किया गया है। तो इस प्रकार से जब हम भाग को पढ़ेंगे तो हम इस सिस्टम से पढ़ेंगे कि एक बार जब पूरी तरह से आप 1 से लेकर के 22 को समझ लीजिएगा तो आपको हो सकता है किताब की आवश्यकता न पड़े और सारी चीजें एक पिक्चर की तरह दिमाग में बैठ जाएंगी, जिससे कि जब भी आप कोई परीक्षा देने बैठिएगा तो सारी बातें आपको याद आती जाएंगी और आप सारे प्रश्नों का सही आंसर दे करके पहले ही बार में सफल होकर के आगे चले जाएंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस कंटेंट में, इस मटेरियल में ऐसी व्याख्या की जाए कि टेट, सुपर टेट, सीटेट, एसएससी, रेलवे, बैंक तथा अन्य वनडे की सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न इस व्याख्या से आपको सारे प्रश्न का समुचित जवाब मिल जाए, जिससे कि आपको किसी अन्य पुस्तक या अन्य माध्यम का सहारा न लेना पड़े। लेकिन इसके बाद भी मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये कहूंगा कि आप इस लेक्चर को सुनने के बाद भी, सारे लेक्चर को जो 8-10 पार्ट में होंगे, इन सारे लेक्चर को सुनने के बाद भी आप किसी एक मौलिक किताब का सहारा जरूर लीजिएगा, जिससे कि आपके ज्ञान में और वृद्धि हो जाएगी और जो आपके मन में थोड़े से विचार बचे रहेंगे वो उस पुस्तक को पढ़ने के बाद समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद जो 26 जनवरी 1950 को 395 थे, उनकी संख्या बढ़कर के 444 हो गई। यह अनुच्छेद कैसे बढ़ते हैं इसका हम आगे व्याख्या करेंगे। सिर्फ इतना बता दें कि 2 संस्थाएं ऐसी हैं जो
समय समय पर इनमें वृद्धि कर सकती, एक तो संसद और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय। इन दोनों संस्थाओं के द्वारा इसमें समय समय पर जब कोई संविधान की किसी पार्ट में संशोधन किया जाता है, जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, तब इनकी संख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे परिशिष्ट, इनकी संख्या 12 है, आज 12 है। जब संविधान बना था तो इनकी संख्या 8 थी, आज इनकी संख्या 12 हो गई है। हमारा एक लेक्चर सिर्फ परिशिष्ट पर ही होगा कि परिशिष्ट 1 का विषय क्या है, परिशिष्ट 2 का विषय क्या है, परिशिष्ट 3 का विषय क्या है, क्यों 9, 10, 11, 12 को बाद में जोड़ा गया, उससे संविधान कितना मजबूत हुआ और संविधान को कितनी आवश्यकता थी उसको। फिर इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है संशोधन। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 में जब संविधान बन करके तैयार हुआ, उस समय की अर्थव्यवस्था, उस समय का समाज, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था आज बिल्कुल बदल चुकी है। ऐसे में संविधान व्यवहारिक हो और संविधान समाज पर थोपा न जाए, इसके लिए अगर संविधान में लचीलापन हो और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हो और समय समय पर संशोधन किया जाता रहे, तो संविधान हमेशा उपयोगी रहता है और संविधान कभी किसी के लिए बाधक नहीं बनता है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, तब लिव इन रिलेशनशिप जैसे शब्द हम पश्चिम यूरोप और अमेरिका के लिए सुनते थे कि पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में लोग इस तरह से रहते हैं, लेकिन आज यह भारतीय समाज को स्वीकार्य हो चुका है। बहुत बड़ी संख्या में जो लोग घर से बाहर जाके काम कर रहे हैं, जो थोड़े संपन्न हैं, एडवांस हैं, वो इस तरह का जीवन जी रहे हैं। सरकार और संविधान दोनों को यह मानना पड़ा कि यह आज के समाज के लिए उचित है और इसके नाते इसमें संशोधन करके इसको डाल दिया गया। इससे यह कहा गया कि यह गैर कानूनी नहीं है। क्यों? क्योंकि बदलते समाज के लिए यह आवश्यक है। तो ऐसे समाज, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में जो परिवर्तन होता है, इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि अगर हम संविधान में उचित संशोधन का प्राविधान रखते हैं और करते रहते हैं, तो संविधान हमेशा लोगों के लिए एक मार्गदर्शक होता है, लोगों के लिए सहयोगी होता है, न कि उनके विकास में बाधक होता है। संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाएं, जिसको हम पढ़ते समय डिटेल पढ़ेंगे कि कब किस प्रकार के संशोधन में किस प्रक्रिया को लागू किया जाता है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग विषय पर अलग अलग प्रकार के संशोधन करके उनको लागू किया जाता है। अंतिम बात जो इसको हमको पढ़ना है, इसकी विशेषता, कि इसकी विशेषता क्या है कि हमारे पड़ोसी देश में देश की आजादी के साथ संविधान बना और बार बार संविधान बदले जाते हैं, नए संविधान बनाए जाते हैं, लेकिन भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो आज तक अक्षुण्ण रहा है। तथा जब नेपाल का संविधान आज से 20 साल पहले बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो भारत के संविधान तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का सहयोग लिया गया, यह कहते हुए कि भारत का संविधान भारतीयों को और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है, लिहाजा उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो भारत के संविधान की सारी विशेषताओं को हम क्रम से पढ़ेंगे, क्योंकि उनसे भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो ये सारे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो विशेषता के पार्ट है, जिनको हमको क्रमबद्ध तरीके से इसमें पढ़ना है। हम लोग जब संविधान पढ़ना शुरू करेंगे तो संविधान के निर्माण की बात सबसे पहले 1922 में असहयोग आंदोलन के समय ही गांधी जी ने इस
मुद्दे को उठाया था, वहां से इसको शुरू करेंगे। तथा 1926-27 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने जो पहला प्रयोग किया था संविधान के निर्माण का, पहली बार संविधान का निर्माण किया था, हम उसमें भी जाकर के देखने का प्रयास करेंगे कि वह संविधान क्या खास बात थी। और जब दोबारा संविधान बना, जिस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं तो क्या मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान में बताए गए कुछ बातों को समावेश करते हैं। वो कौन सी बातें हैं जो मूल अधिकार में ली गई थी, उनको भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और किनके कहने पर मोतीलाल नेहरू ने संविधान का निर्माण किया और कौन सी बातें उसने ऐसी लिखी थी जिसके नाते संविधान को उनके ही पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 में रावी नदी के तट पर हो रहा था, उसमें उन्होंने उस संविधान को जला दिया और कहा यह संविधान भारतीय लोगों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर रहा है, लिहाजा यह अप्रासंगिक हो चुका है। अब हमें एक नए संविधान की जरूरत है जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही हो। तो इन सारे बातों को हम अलग अलग वीडियो में एक एक टॉपिक को उठाएंगे, क्रम से आपकी पूरी व्याख्या करेंगे, सारे प्रश्नों का जवाब देंगे तथा जो उससे जुड़े हुए प्रश्न हैं उनको भी हम बताएंगे, किससे जुड़े हुए क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या प्रश्न आ चुके हैं। उन सारे क्रम को हम आपको समझाते हुए आगे चलेंगे। धन्यवाद।